In this session, we will discuss about de novo synthesis of fatty acid. De novo synthesis of fatty acids mean fatty acids जो है वो हमारी बॉडी में किस तरह से सिंथेसाइज हो रहे हैं, इसको हम बोलते हैं de novo synthesis of fatty acids. अब ये किन स्टेट्स में सिंथेसाइज होती है? इन द वेल फेड स्टेट. जब खाना खाया होता है उस टाइम सिंथेसिस होती है, ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो, इंसुलिन ज़्यादा हो और ATP ज़्यादा हो. इन सारी स्टेट्स में क्या होता है, हमारी बॉडी जो है वो फैटी एसिड्स की सिंथेसिस करती होती है. अब फैटी एसिड्स सिंथेसिस होती कैसे? ये मेजर हो रही होती है लीवर में हो रही होती है. अब लीवर में कैसे होती है? ग्लूकोज जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है, ग्लूकोज जो है वो लीवर में आता है और जब लीवर में आता है तो इसकी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, ग्लाइकोलाइसिस होती है. ग्लाइकोलाइसिस होगी तो वो पायरोवेट में कन्वर्ट होगा. जब पायरोवेट में कन्वर्ट होता है तो वो एसिटाइल CoA बनता है. इन द पायरोवेट माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा वो और एसिटाइल CoA बनाएगा. एसिटाइल CoA जो होता है वो फर्दर फिर क्रेब्स साइकिल में एंटर होता है. यहाँ से हमारे पास फिर सिट्रेट, आइसोसिट्रेट और इसके अलावा अल्फा कीटोग्लूटेट और फर्दर स्टेप्स ऑक्सैलोएसीटेट बनेगा और ये क्रेब्स साइकिल इस तरह से चलता होता है. और जब भी क्रेब्स साइकिल चलता होता है तो हमारे पास एनर्जी, नॉर्मली ऐसे होता है हमें एनर्जी मिलती है इन क्रेब्स साइकिल से. लेकिन जब हमारी बॉडी में ATP का लेवल पहले ही बहुत ज़्यादा होगा, हमें ATP की ज़रूरत ही नहीं होगी, फिर उस टाइम क्या होता है कि इधर एक एंजाइम होता है आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, इसकी इनहिबिशन होती है हाई लेवल ऑफ ATP जब होता है. तो जब इसकी इनहिबिशन होगी तो आइसोसिट्रेट का लेवल हमारी बॉडी में ज़्यादा होगा. अब आइसोसिट्रेट और सिट्रेट ये वाला जो रिएक्शन है ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है. अब ये वाला जब आइसोसिट्रेट जो है इसका लेवल ज़्यादा होगा तो सिट्रेट का लेवल भी अल्टीमेटली ज़्यादा होगा और इस तरह से क्या होगा, सिट्रेट जो है वो क्रेब्स साइकिल में मूव करने की बजाय वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से बाहर आ जाता है. और जब भी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से बाहर आता है तो इस पर एक एंजाइम एक्ट करता है जिसको हम कहते हैं सिट्रेट लाइएज एंजाइम. सिट्रेट लाइएज एंजाइम क्या करता है, ये CoA को इसमें ऐड करवाएगा और क्या करेगा, इससे सिट्रेट की स्प्लिटिंग करवा देता है जिसकी वजह से हमारे पास बनेगा ऑक्सैलोएसीटेट और एसिटाइल CoA बन जाता है, ठीक है. अब जो हमारे पास ऑक्सैलोएसीटेट एसिटाइल CoA बने, अब हमारे पास जो ऑक्सैलोएसीटेट बना है इसमें ना CoA भी ऐड होगा, ठीक है. अच्छा, अब हमारे पास जो ऑक्सैलोएसीटेट बना है ये कन्वर्ट फिर आगे होता है मेलेट में, ठीक है. ऑक्सैलोएसीटेट मेलेट में कन्वर्ट होगा और मेलेट से आगे फिर हमारे पास बन जाता होता है पायरोवेट, ठीक है. अब मेलेट से आगे हमारे पास पायरोवेट बनेगा. अब पायरोवेट इस रिएक्शन में हमारे पास यूज़ हो रही होती है एनर्जी, इसमें हमारे पास NADPH की फॉर्मेशन हो रही होती है. NADP जो है वो NADPH में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैलिक एंजाइम. मैलिक एंजाइम जो क्या होता है ये NADPH की फॉर्मेशन करवाता है. NADPH हमारी बॉडी में और भी काफ़ी जगह पे सिंथेसाइज हो रहा होता है. फॉर एग्जांपल HMP शंट पाथवे में भी सिंथेसाइज होता है और इसकी हमारी बॉडी में काफ़ी जगहों पर यूजेस होते हैं. NADPH बहुत इंपॉर्टेंट एक हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ओके. इसके बाद हमारे पास आ जाएंगे इसके बाद हमारे पास दूसरी जगह आ रहा था एसिटाइल CoA हमारे पास आता है. जो एसिटाइल CoA होता है ये 2 कार्बन कंपाउंड होता है, ठीक है. अब जो 2 कार्बन कंपाउंड 3 कार्बन कंपाउंड मेलोनाइल CoA में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल CoA कार्बोक्सिलेज ACC एंजाइम होता है. अब जो एसिटाइल CoA कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है ये जो होता है इसको बायोटिन रिक्वायर्ड होता है और ये क्या करवाता है, कार्बोक्सिलेशन करवाएगा. 2 कार्बन कंपाउंड को 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्जन करवाएगा और यहाँ पर ATP की यूटिलाइजेशन होती है, ठीक है. अब बेसिकली इस एंजाइम की ना रेगुलेशन होती है. ये क्या करवाएगा, इसी 2 कार्बन कंपाउंड को 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट करवाता है और वो मेलोनाइल CoA होता है. अब ये जो मेलोनाइल CoA होता है ये प्रीकर्सर होता है फैटी एसिड्स का, ठीक है. अब ये मेलोनाइल CoA जो है ये बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाता है फैटी एसिड्स के, ठीक है. अब हमारे पास जो ACC होती है इसकी रेगुलेशन होती है. इसकी 2 टाइप्स की रेगुलेशन होती है. एक तो इसकी एलोस्टेरिक रेगुलेशन होती है, एक इसकी हार्मोनल रेगुलेशन होती है. एलोस्टेरिक रेगुलेशन में हमारे पास सिट्रेट आ जाता है. सिट्रेट का लेवल जब भी बॉडी में ज़्यादा होगा ACC जो है वो पॉजिटिवली एक्टिवेट होगा और जब सिट्रेट का लेवल ज़्यादा होगा ACC जो है वो पॉजिटिवली रेगुलेट होगा. इसके अलावा जब हमारी बॉडी में
लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स का लेवल ज़्यादा होगा। फैटी एसिड्स पहले बहुत ज़्यादा, उनको और बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो एसीसी की जो है वो इनहिबिशन हो जाती है LCFA से, ठीक है। इसके बाद हमारे पास हार्मोनल रेगुलेशन आ जाती है। हार्मोनल रेगुलेशन में हमारे पास इंसुलिन होती है सबसे पहले हार्मोन, और इसके अलावा इंसुलिन जो होती है ये पॉजिटिवली रेगुलेट करती होती है ACC को। हमने पहले भी पढ़ा था इंसुलिन का लेवल ज़्यादा होगा तो ये ACC को एक्टिवेट करेगी, जिसकी वजह से फैटी एसिड्स की ज़्यादा सिंथेसिस होगी। और इसके अलावा ये बेसिकली क्या ACC को कैसे रेगुलेट करवाती होती है, ये ACC को रेगुलेट करवाएगी। इसके अलावा हमारे पास ग्लूकागोन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन होते हैं, ये नेगेटिवली इनहिबिशन करते होते हैं ACC की। अब ये कैसे करते हैं, बेसिकली होता है कि हमारे पास जो रिसेप्टर्स होते हैं, जो लिवर की सेल मेम्ब्रेन होती है उस पर डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं। तो इंसुलिन के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं, इंसुलिन इन रिसेप्टर पर अपने रिसेप्टर पर बाइंड करती है और वो क्या करती है, प्रोटीन फॉस्फेटेसिस को प्रोड्यूस करती है। अब जो फॉस्फेटेसिस होती हैं, नेम से पता चला कि ये डीफॉस्फोराइलेशन करवाएंगे इंजाइम की। तो जो फॉस्फेटेसिस होते हैं ये इंजाइम की ACC की डीफॉस्फोराइलेशन करवाते हैं। अब बेसिकली होता क्या, जो ACC होता है इसकी ना दो फॉर्म्स होती हैं, एक ये इनएक्टिव फॉर्म होती है और एक इसकी एक्टिव फॉर्म होती है। जो इनएक्टिव फॉर्म होती है वो उसमें डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है, जो एक्टिव फॉर्म होती है वो इसकी पॉलीमेरिक फॉर्म होती है। जो इनएक्टिव फॉर्म होती है उसमें ये फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में होता है, और जो एक्टिव फॉर्म होती है उसमें ये डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो इंसुलिन था वो क्या करवाता था, फॉस्फेटेसिस को, प्रोटीन फॉस्फेटेसिस प्रोड्यूस करता है। तो जो फॉस्फेटेसिस होते हैं वो क्या करवाएंगे, फिर फॉस्फेटेसिस जो हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में से फॉस्फेट ग्रुप्स को रिमूव करवाएंगे, डीफॉस्फोराइलेशन करवाएंगे और ACC को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। और इसके अलावा जो ग्लूकागोन, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन होंगे ये क्या करेंगे, साइक्लिक AMP पाथवे को ये फॉलो करते हैं और ये क्या करते हैं, प्रोटीन काइनेस A को प्रोड्यूस करते हैं। अब जो काइनेसिस होती हैं इनका काम होती है फॉस्फोराइलेशन करवाती हैं। तो प्रोटीन काइनेस A क्या करेगी, ये ACC की फॉस्फोराइलेशन करवाएगी, मीन्स के ये डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट एक्टिव फॉर्म को इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ACC में कन्वर्ट कर देगी। इसके अलावा लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं, ये भी इसकी जो है वो इनहिबिशन करवाते होते हैं। ये थी रेगुलेशन सारी इसकी। अब इसके बाद हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ना, इसमें ना हमारे पास दो प्रोटीन्स पड़ी होती हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स होती है इसके मेम्ब्रेन में। दो प्रोटीन्स होती है, एक CPT1 एक CPT2। जो CPT1 होती है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है। अब ये जो प्रोटीन्स होती हैं ना, इनका बेसिकली ये फंक्शन होता है CPT प्रोटीन्स का कि ये जो बीटा ऑक्सीडेशन होती है फैटी एसिड्स को, ये इस बीटा ऑक्सीडेशन को स्टिमुलेट करती है, मीन्स कि फैटी एसिड्स के डिग्रेडेशन को स्टिमुलेट करती है। तो जब फैटी एसिड्स की सिंथेसिस हो रही होती है उस टाइम हमने इसकी डिग्रेडेशन को रोकना होता है। तो फिर इनकी डिग्रेडेशन को किस तरह से रोका जा सकता है फैटी एसिड्स के, वो हम CPT को इनहिबिट करके रोक सकते हैं। तो जो हमारे पास मेलोनाइल CoA होता है ये क्या करता है, ये इनहिबिट कर देता है होता है CPT1 को, जिसकी वजह से जब सिंथेसिस होती है तो डिग्रेडेशन रुक जाती है। अब हमारे पास आती है सिंथेसिस ऑफ पाल्मिटेट। पाल्मिटेट जो होता है ये 16 कार्बन फैटी एसिड होता है, E1 कार्बन फैटी एसिड होता है। अब हम इसके लिए जो हमारे पास मेन एंजाइम जो हमें रिक्वायर होगा इस सिंथेसिस के लिए वो होता है FAS1, या फिर इसको हम बोलते हैं फैटी असाइल सिंथेटेज 1 एंजाइम। अब ये जो एंजाइम होता है इसकी दो डोमेन्स होती हैं। एक इसकी डोमेन जो होती है वो होती है सिस्टीन SH और दूसरी डोमेन होती है ACP-SH। जो ACP होती है असाइल कैरियर प्रोटीन होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, असाइल कैरियर जो प्रोटीन होती है इस पर क्या होता है, ये एसिटाइल CoA को साइटोसोल से एक्सेप्ट करती है और ये अपनी साथ 2 कार्बन एसिटाइल CoA को अटैच कर लेती है। और यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ होगा वो होगा एसिटाइल ट्रांस असाइलेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये अपने साथ अटैच कर लेती होती है, ठीक है। अब जो हमारे पास क्या होगा, 2 कार्बन कंपाउंड ACP वाली डोमेन पर आकर अटैच हो गया। अब हमने इस 2 कार्बन कंपाउंड को इसको शिफ्ट करना है सिस्टीन वाली डोमेन पर। तो वो कैसे शिफ्ट करेंगे, थ्रू द एंजाइम असाइल ट्रांस असाइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में हम इसकी शिफ्टिंग करवा देंगे थ्रू ACP टू सिस्टीन डोमेन तक, ठीक है। ये हमारे पास था सेकेंड स्टेप। अब हमारे पास थर्ड स्टेप होगा। थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या होगा
कि ये जो 2 कार्बन यहाँ पर शिफ्ट हो गया। अब हमारे पास ACP डोमेन जो है वो फिर से हमारे पास फ्री हो गई है। ACP पर कोई और भी कार्बन यूनिट आकर अटैच हो सकता है। तो अब यहाँ पर आएगा मेलोनाइल को ASH, जो ये ACP डोमेन पर अटैच होगा। मेलोनाइल को ASH जो होता है ये आता है, और बेसिकली आएगा कहाँ से ये आता है, पहले हमने पढ़ा था कि ये लिवर में सिंथेसाइज हो जाता है। तो मेलोनाइल को A जो है वो ACC की प्रेजेंस में आएगा। ACC जो होता है वो मेलोनाइल को A को ऐड करवाएगा ACP डोमेन पर, और यहाँ पर क्या होगा, 3 कार्बन सब यूनिट जो है वो आकर अटैच हो जाएगा ACP डोमेन पर, और को एक इसमें से रिमूव कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इंजाइम मेलोनाइल ट्रांस एसाइलेज। अब क्या होगा, 2 कार्बन सब यूनिट सिस्टीन पर है और 3 कार्बन मेलोनाइल को A जो है वो ACP वाली डोमेन पर लगा हुआ है, और यहाँ पर इंजाइम कौन सा यूज़ हुआ है, मेलोनाइल ट्रांस एसाइलेज। फिर हमारे पास 4th स्टेप जो होता है उसमें हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन हो रही होती है, क्योंकि हमारे पास हमने इवन चेन कार्बन बनानी है, ठीक है, फैटी एसिड बनाना है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था कि हमारे पास 5 कार्बन हो गए थे, 2 कार्बन एसिटाइल को A के थे और 3 कार्बन जो थे वो मेलोनाइल को A के थे। इसी तरह अगर पाथवे चलता रहा तो हमारे पास एंड पे और चेन फैटी एसिड बनेगा। हमें तो इवन चेन फैटी एसिड चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक कार्बन एटम को रिमूव करना है। तो उसके लिए हमें डीकार्बोक्सिलेशन करनी होती है इन द प्रेजेंस ऑफ इंजाइम 3 कीटो असाइल ACP सिंथेटेज। ये क्या करवाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन करवाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाएगा, और ये क्या करेगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड को एक कार्बन एटम को रिमूव करेगा, और ACP पर और जो सिस्टीन पर 1 कार्बन बाकी बच जाएगा उसको भी ये ACP डोमेन पर शिफ्ट कर देगा। अब हमारे पास यहाँ पर 4 कार्बन एटम हो गए जो कि हमें चाहिए थे एक फैटी एसिड, इवन चेन फैटी एसिड्स की फर्दर फॉर्मेशन के लिए। अब यहाँ पर ये कार्बन एटम तो पूरे हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर डिफेक्ट्स आ गए हैं कुछ। वो ये डिफेक्ट है कि यहाँ पर कीटो ग्रुप बन गया हुआ है, कीटो सिंथेटेज इंजाइम यूज़ हुआ था, तो कीटो ग्रुप एक और एक्स्ट्रा आ गया हुआ है। कीटो हमें पता है फैटी एसिड्स की सिंथेसिस होती है तो उसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड होता है, वो कार्बोक्सिल ग्रुप का होता है, लेकिन यहाँ पर कीटो ग्रुप का भी डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो उसको हमने रिमूव करने के लिए रिडक्शन करनी होगी। उस डबल बॉन्ड को रिमूव करने के लिए रिडक्शन करनी होगी इन द प्रेजेंस ऑफ इंजाइम 3 कीटो असाइल ACP रिडक्टेज इंजाइम। अब यहाँ पर भी NADPH यूटिलाइज होगा और NADP की फॉर्मेशन होगी, और यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, ACP डोमेन पर वही 4 कार्बन एटम तो रहेंगे, लेकिन जो वो डबल बॉन्ड था उसका कीटोन का वो रिमूव यहाँ से हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या होता है, जब डबल बॉन्ड रिमूव होगा, अब यहाँ से हमें डिहाइड्रेशन करनी होगी, वाटर मॉलिक्यूल का भी निकालना है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप वहाँ पर एक एक्स्ट्रा आ गया था, वो उसकी डिहाइड्रेशन करेंगे तो वाटर एक रिमूव होगा, और यहाँ पर 3 हाइड्रोक्सी एसाइल डिहाइड्रेटेज इंजाइम की प्रेजेंस में क्या होगा, वाटर की रिमूवल होगी, और यहाँ पर फिर अब वाटर की रिमूवल होगी तो क्या होगा, ACP वाली डोमेन पर 4 कार्बन तो पूरे हैं, लेकिन इस डोमेन पर क्या होगा, अब डबल बॉन्ड आ जाएगा वाटर की रिमूवल से। अब उस डबल बॉन्ड को रिमूव करने के लिए हमें दोबारा से रिडक्शन करनी होगी इन द प्रेजेंस ऑफ इंजाइम NOIL ACP रिडक्टेज की प्रेजेंस में हम रिडक्शन करेंगे, और फिर क्या होगा, यहाँ पर बेसिकली होता है कि डीकार्बोक्सिलेशन के बाद 2 दफ़ा रिडक्शन होती है और 1 दफ़ा डिहाइड्रेशन होती है। वो हम 2 दफ़ा रिडक्शन क्यों करते हैं, पहली दफ़ा रिडक्शन हम करते हैं कीटोन वाले डबल बॉन्ड को रिमूव करने के लिए, और दूसरी दफ़ा क्यों करते हैं, वाटर की रिमूवल की वजह से जो डबल बॉन्ड आया था उसको रिमूव करने के लिए हम रिडक्शन करवाते हैं। अब हमारे पास जो प्रॉपर फैटी एसिड जो है उसकी वो हमारे पास आ गया हुआ है, उसमें हम अब इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, ना तो इसमें एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड है, ना इसमें एक्स्ट्रा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ये एरर अब इसमें सारी ख़त्म हो गई हैं। तो अब क्या होगा कि ये जो ACP डोमेन पर जो 4 कार्बन सब यूनिट्स लगे होंगे, ये 4 कार्बन सब यूनिट्स को अब हम शिफ्ट कर देंगे सिस्टीन वाली डोमेन पर, ठीक है। अब इन 4 कार्बन सब यूनिट्स को हम सिस्टीन डोमेन पर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा, इन सारी 7 स्टेप्स के बाद ये ख़त्म हो गया इसमें एरर, तो ये हम इसमें शिफ्ट कर देंगे सिस्टीन डोमेन तक। तो जब हम इसको सिस्टीन डोमेन पर शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास इंजाइम जो यूज़ होता है वो होता है असाइल ट्रांस एसाइलेज इंजाइम। ये इंजाइम की प्रेजेंस में
हम क्या करते हैं, इसकी शिफ्टिंग कर देते हैं इस ऊपर सिस्ट पर। अब इस तरह क्या होगा, हमारे पास और मेलोनाइल को ए आएंगे, वो ACP डोमेन पर बाइंड करेंगे और इस तरह से जब तक 16 कार्बन पूरे नहीं हो जाएंगे पाल्मिटेट के, तो ये साइकिल चलता रहेगा। तो फर्स्ट गो में क्या होता है, फर्स्ट साइकिल में सिर्फ 7 स्टेप्स होती हैं। इन 7 स्टेप के फर्स्ट साइकिल में क्या होता है कि 4 कार्बन फैटी एसिड बनता है। अब बाकी जो साइकिल्स चलेंगे उनमें हमारे पास 2 कार्बन एटम ऐड होते जाएंगे और इस तरह से 16 कार्बन जो है वो पाल्मिटेट के पूरे हो जाएंगे। अब बेसिकली होता क्या है कि हम कितनी हमारे पास साइकिल होंगे, 4 कार्बन यूनिट तो हमें पहले साइकिल में मिल जाएंगे ना, तो बाकी हमें 12 कार्बन और चाहिए, तो वो 2 करके ऐड होंगे, तो इट मीन्स के 6 साइकिल्स और चलेंगे, टोटल 7 साइकिल्स होंगे। इसकी सिंथेसिस में इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ़ कार्बन एटम डिवाइडेड बाय 2 - 1। 16 कार्बन एटम टोटल है, इसको डिवाइड करेंगे 2 पे -1, 7 साइकिल्स चलेंगे इनमें, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये कि अब और जो लास्ट पर हमारे पास जब 16 कार्बन पूरे हो जाएंगे, फिर हमें उन 16 कार्बन को रिमूव वहाँ से रिमूव भी करना है, फ्री फैटी एसिड को बनाना होगा। तो उसको भी रिमूव करने के लिए एंजाइम यूज़ होता है थायोएस्ट्रेस। थायोएस्ट्रेस क्या करवाता है, ये क्लीवेज करवाता है एस्टर बॉन्ड की, और यहाँ से क्या होता है, फिर फ्री फैटी एसिड जो है वो ब्लड में बाहर सर्कुलेशन में मूव करवा दिया जाता है। और इस तरह से हमारे पास क्या होगा, एक फ्री फैटी एसिड फॉर्म हो जाएगा। और जो